जागते रहो के एपिसोड में सभी साथियों का स्वागत है। अभी जो साथी जगे हो आधी रात को, उनका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ मिले जुले इश्यूज पर। आज मैं जंतर मंतर गया था और जंतर मंतर पे महिला पहलवानों का जो धरना चल रहा है वहाँ मैं काफ़ी देर रहा, 2-3 घंटे। कुछ प्रेस वाले भी साथी मिले जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। काफ़ी सारे लोग जानते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ सवाल उन्होंने पूछे जो कि मुझे लगा कि आज उस पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हर रोज़ रात को एक इशू चाहिए, एक मुद्दा चाहिए। तुषार भाई भी जग रहा है भाई आज तो। वेलकम तुषार वाल्मीकि जी, मिशन वाल्मीकि सरकार के अध्यक्ष हमारे। विकास आदवंशी जी, आपका भी स्वागत है। और शेयर भी करें साथी हो जो भी हैं, अपने अपने उस पर फेसबुक पे इसको शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक स्क्रीन पहुँचे, बात पहुँचे। और चैनल भी सब्सक्राइब किया करें, इतने सारे हमारे साथी हैं। और अभी तक बड़े दुख की बात है कि चैनल 1000 भी सब्सक्राइबर पार नहीं करा है। कैसे लड़ाई लड़ेंगे भाई, कैसे जीतेंगे? सब्सक्राइब जितने कराओगे उतना ही मैसेज ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो आज हमारे प्रेस के, मीडिया के कुछ साथियों ने, महिला साथियों ने भी सवाल पूछे और उसमें से एक सवाल बड़ा खूबसूरत निकल के आया जिस पे मेरे को लगा कि चर्चा करनी चाहिए। ये जो चुनाव होते हैं देश में अलग अलग, हर 6 महीने में कहीं ना कहीं पे चुनाव होते हैं, और हमारी जो मौजूदा सरकार है इसने कहा था कि वही सारे चुनाव एक साथ हों। हवाला दिया था कि जी पैसे ज़्यादा खर्चा होते हैं, देश में अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं तो समय लगता है। बहुत सारे 2-3 तर्क ऐसे दिए थे, लेकिन इसमें बाबा साहब का तर्क क्या था? क्यों बाबा साहब ने ये सिस्टम क्रिएट किया कि एक साथ चुनाव नहीं होंगे? पूरे देश में अलग अलग, पूरे 5 साल जो केंद्र सरकार रहेगी उसके पीरियड में जो राज्य सरकार है उनके अलग अलग चुनाव होंगे, अलग अलग समयों पे। कहीं 6 महीने बाद आएंगे, कहीं 1 साल बाद आएंगे। वो क्यों बाबा साहब ने ऐसा क्यों किया? बाबा साहब का मत था ये कि जो केंद्र सरकार है, जब अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे अलग अलग समय पे, हर 6 महीने पे किसी 2-3 राज्यों में चुनाव होंगे, तो जो केंद्र सरकार है उसकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। तो केंद्र सरकार, जिसकी भी पार्टी की सरकार होगी, फिर उसको वहाँ चुनाव में, प्रचार में जा कर के वोट मांगना पड़ेगा, तो अपनी परफॉर्मेंस बतानी पड़ेगी। जैसे पिछले बहुत सारे चुनावों में कहते आए डबल इंजन की सरकार कहते थे कि जी एक केंद्र में भी है और राज्य में भी बनाओ, विकास होगा दबा के। तो बाबा साहब का पर्पस ये था कि एक रेफरेंडम होगा हर 6 महीने में सरकार के कामों का, कि आपकी केंद्र सरकार पार्टी में है, सत्ता में है जिस पार्टी की, और राज्यों में चुनाव लड़ेगी। जय भीम शंकर भाई, वेलकम। शंकर बासपोर्ट जी, आपका स्वागत है। तो उसको अपने काम गिनवाने पड़ेंगे कि हमने ये काम किए, और सरकार को डर रहेगा कि हमारी पार्टी कहीं हार ना जाए।
इसलिए काम करने होंगे जनता के। अब जैसे अभी हिमाचल में परसों चुनाव हुआ था, चुनाव 2-4 दिन पहले हुआ था, परसों रिजल्ट आया, कल की परसों। तो वहां पर कांग्रेस बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया शिमला नगर निगम में, और आम आदमी पार्टी दिखाई नहीं दी, उसका तो नामो निशान ही मिट गया। वहां कांग्रेस ने, लोगों ने कांग्रेस को वोट डाला, और 10 साल से वहां पर बीजेपी सत्ता में थी, उनका मेयर था, तो उन्होंने काम नहीं किया, काम गिनवा नहीं पाए, ना केंद्र सरकार के ना अपने लोकल, तो जनता ने हटा दिया, जनता ने नई सरकार लिया है। तो केंद्र सरकार की विफलता का और लोकल सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता का ये परिणाम हुआ कि जनता नाराज होगी, जनता ने उसको सरकार सत्ता से हटा दिया। अब जैसे यूपी में चुनाव हो रहे हैं तो उन्होंने पूरा कहानी सुनाई, हमने ये किया जी, हमारी केंद्र सरकार ने ये किया, राज्य सरकार ने फलाना किया, ढिकड़ा किया, बताना पड़ता है ना। तो उस प्रेशर में सरकारें थोड़ा बहुत काम भी करती हैं जनता के हित में। अब जैसे कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, सारी पार्टियां लगी हुई हैं जोर शोर से, और जो केंद्र सरकार की पार्टी है बीजेपी, वो भी लगी है, वो भी कहानियां सुना रही है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो एक रेफरेंडम होता है कि अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों में चुनाव हो, तो केंद्र सरकार प्रेशर में रहती है कि भाई फलानी जगह का चुनाव जीतना उस राज्य का, तो काम करने पड़ेंगे, काम करोगे तो गिनवाओगे, और जब काम गिनवाओगे तभी जनता वोट करेगी। जयानंद पासवान जी, आपका स्वागत है कॉमरेड, कैसे हैं आप? जगे हुए हैं अभी तो हमारे कॉमरेड भी। और ये क्या कह रहे हैं बीजेपी के आरएसएस वाले, कह रहे हैं भैया सारे चुनाव इकट्ठे करवा दो, केंद्र सरकार के और सारे राज्य सरकारों के एक ही बार चुनाव करवा दो। अब एक बार चुनाव करने की इनके पीछे की साजिश क्या है, इनका मकसद क्या है कि केंद्र सरकार के और सभी राज्यों के, राज्य सरकारों के एक साथ चुनाव होंगे तो फिर 5 साल कोई चुनाव नहीं होंगे, और जिसकी भी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, जो पार्टी आ जाएगी, तो फिर 5 साल उनको किसी भी राज्य में अपना काम बताने क्या कोई प्रेशर नहीं रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, जनता के बीच में जाने का डर खत्म हो जाएगा। फिर 5 साल तक ये अपनी मन मर्जी करेंगे, और 5 साल के बाद फिर ये ले आएंगे वो बजरंगबली का मुद्दा, कोई अपने जीसस का ले आएगा, कोई अल्लाह का ले आएगा, कोई किसी का ले आएगा, ये सब मुद्दे चलेंगे और फिर जनता ठगी सी रह जाएगी। इनका मकसद है ये। और ये कह रहे हैं जी पैसे लगते हैं, ज़्यादा समय लगता है। भाई पैसे तुम घर से तो नहीं ला रहे। जब 14 लाख करोड़ रुपए एक व्यक्ति, इस देश का एक व्यक्ति 14 लाख करोड़ रुपए एक झटके में बर्बाद कर सकता है, एक निजी व्यवसायी, तो इस भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, इसके सिस्टम को जिंदा रखने के लिए, एक स्वस्थ व्यवस्था इस देश के नागरिकों को देने के लिए, तो भाई थोड़े बहुत पैसे खर्च भी हो जाएंगे तो क्या पता जाएगी। लाखों करोड़ का घोटाले, इंग्लैंडों में जाकर के महाचोर बैठे हैं पैसे लेके। पिछले 9 सालों के अंदर स्विस बैंक में 3 गुना से ज़्यादा पैसा पहुंच गया। 100 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा स्विस बैंक में पहुंच गया, ऐसी खबरें, ऐसे मैंने एक अखबारों में पढ़ा था। एक लाला जी बोल रहे थे मेट्रो में कि 400 नए मालदार महाचोर जिन्होंने वहाँ पर स्विस बैंक में पैसा जमा करा दिया। भारत का टोटल पूरे देश का जो बजट है 45 लाख करोड़ है साल का, और सिर्फ 400 नए चोर 100 लाख करोड़ रुपए भारत का वहाँ विदेशों में पहुँचा दिया, और पुराना पैसा वो अलग है।
तो अगर इस देश की स्वस्थ लोकतंत्र को जिंदा रखना है, सरकारों को जवाबदेह बनाना है, सरकारों को प्रेशर में रखना है कि हर 6 महीने में किसी ना किसी राज्य का चुनाव होगा, छोटे से लेके बड़े तक का चुनाव, कभी पंचायत का आएगा, कभी नगर पालिकाओं का आएगा, कभी प्रधानों का आएगा, कभी विधानसभा का आएगा, कभी लोकसभा का चुनाव आएगा, तो सरकार मजबूर रहती है, प्रेशर में रहती है कि जनता को जवाब देना है, जनता को बताना है कि भाई हमने केंद्र सरकार में रह के इतना काम किया है, ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं, इतने लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, इतने लोगों को हमने रोजगार दिए, इतने लोगों को हमने शिक्षा के लिए नए नए स्कूल विद्यालय खोले, कॉलेज खोले। ये सब होता है ना, प्रेशर में आती है ना सरकार। तो जो मौजूदा व्यवस्था है बाबा साहब के हिसाब से जो तय कर गए थे, जो बना गए थे, तो कुछ सोच समझ के वो खिलाड़ी, क्योंकि वो दुनिया का सबसे टॉप पढ़ा लिखा आदमी है, नंबर 1 का, दूसरे नंबर का भी नहीं, पूरी दुनिया का, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का। अभी भी परसों नरसों एक सर्वे आया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, आज भी वहाँ पर बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। जब पूरी दुनिया का नंबर 1 पढ़ा लिखा आदमी जब वो सिस्टम को क्रिएट कर रहा है, तो उसके पीछे कोई कारण होंगे। जनहित में, जनता के प्रति सरकारें जवाब दे रहे हैं, इसलिए बाबा साहब इस सिस्टम को क्रिएट कर गए। अब इस सिस्टम ये इनको तकलीफ हो रही है कि इनको बताना पड़ता है, भाई घरों में जाना पड़ता है वोट मांगने, तो बताना पड़ता है भाई सिलेंडर हम मुफ्त देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, हम नौकरियां इतनी निकाल देंगे, हम देश को नहीं बेचेंगे, बताना पड़ता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक ही बार करवा दो सारे चुनाव, फिर 5 साल किसी के पास जाने की झंझट, रोती रहे जनता, रोए बिलके जो मर्जी करे, जैसे राजाओं के टाइम पे होता था ना राजशाही में कि कोई लेना देना नहीं, मगर राजाओं ने एक घंटी लगा रखी थी अपने उसमें बड़ी, जिसके नीचे रस्सी लटकी होती थी कि राजा तक बंदा पहुंचना चाहिए, मगर जो उनके चमचे खड़े होते थे वो सब सिपे सालार, गेटों पे द्वारपाल, वो उस रस्सी तक जाने ही नहीं देते थे। अब कोई जैसे तैसे पहुंच के रस्सी दबा दे तो फिर राजा की नींद खुलती थी, हाँ भाई क्या हुआ, इक्का दुक्का कोई आ गया, बता बेटा क्या तकलीफ है, ये हो गया जी बाबूजी, अच्छा चलो भाई इसका काम कर दो, कोई बात नहीं। तो इसलिए 5 साल तक ये निफराम सोते रहेंगे, और इनके पास इन्होंने तो घंटी भी नहीं लगा रखी। क्योंकि आज जब ये सवाल उठा, किसी ने, पत्रकार ने मुझसे पूछा कि सर हो सकता है प्रधानमंत्री जी को इन बेटियों के बैठने की, पहलवानों के बैठने की खबर ही ना पहुंच रही हो, सूचना ही ना पहुंची हो। तो मैंने कहा भाई जब प्रधानमंत्री जी की गोद ली हुई बेटियां जब वो यहाँ बैठी हैं जंतर मंतर पे, और जब बेटियों की आवाज़ नहीं पहुंच रही एक बाप के पास, तो आम जन की जो बेचारी गरीब महिलाएं हैं, मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं, किसानों की बेटियां हैं, किसान मजदूरों की बेटियां हैं, SC ST की बेटियां हैं, जो कमज़ोर तबके की बेटियां, उनकी आवाज़ तो कहाँ पहुंचेगी उसके कान में। जो 2 बेटियां बैठी हैं वहाँ पर पहलवान, उनको तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, खुलेआम वीडियो चल रहा है कि जी आप मेरी बेटी हो आज से। तो जिस आदमी के कानों में उसकी बेटियों की आवाज़ नहीं पहुंची, क्योंकि वो घंटी नहीं लगाई ना। पहले तो राजे महाराजे वो थोड़े बहुत तो उनको रहता था कि न्याय देना है, तो भाई कम से कम जैसे तैसे भी बंदा पहुंच जाए, दुखी परेशान, चकमा दे करके उनको द्वारपालों को, और वो घंटी बस बजा दे तो राजा भी चाहे जितना भी मर्जी वो राजा अय्यासी कर रहा हो, सो रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो भी भाग के आता था बालकोनी में, देखता था भाई कौन है, चलो इसको न्याय दे दो, कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुँच गया। तो ये हमारे आज के राजाओं ने तो, इन्होंने तो घंटी भी नहीं लगा रखी, और इनको बेटियों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, तो भैया हमारी आवाज़ कहाँ सुनाई देगी।
तो इसलिए जो ये साजिशें कर रहे हैं ना, इस देश की जो जनता को बाबा साहब के द्वारा जो बनाए गए संविधान और सिस्टम के प्रति जो इनकी जो दुर्भावना है, और उसको ये अलग अलग तरीके से जो ये उसको तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, और लोगों को बताते हैं देखो जी तुम्हारा हित है। ये जो 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं चुनावों में, एक बार चुनाव करवा लो, फिर ये तुम्हारे हित में खर्च कर देंगे हम। लेकिन पता चले कि वो हमारे हित में तो क्या खर्च हुए, वो अडानी साहब को दे दिया, हमारा फंड भी निकाल के दे दिया, और वो लुटवाया विदेश में, वहाँ जाके बर्बाद कर दिए। अब बुढ़ापे का साधन था वो भी गया, जो LIC ली थी भैया इलाज करवाने को, वो भी गई, वो भी दे दी उसी को। और जनता 1300 रुपये के सिलेंडर खरीद रही है, जनता 80 रुपये का दूध ले रही है। अब एक पत्रकार ने मुझसे पूछा जी भ्रष्टाचार महंगाई खत्म करने का आपकी उसमें क्या सुझाव प्रधानमंत्री जी को। तो मैंने उनको कहा कि भैया अगर महंगाई खत्म करनी है तो जो स्विस बैंकों में 100 लाख करोड़ रुपया पड़ा, 100 लाख करोड़, बस उसको भारत ले आओ, तो जो पेट्रोल जो 100 रुपये से ऊपर जा रहा है वो अपने आप 5 रुपये लीटर पे आ जाएगा। जो दूध 80-90 लीटर हो रहा है वो 2 रुपये लीटर पे आ जाएगा। क्योंकि हमारे पूरे साल की 136 करोड़ आदमियों के लिए 45 लाख करोड़ का बजट सालाना, और अकेले 400 लोग जो नए चोर आए हैं वो 100 लाख करोड़ रुपए ले गए बाहर। सिर्फ विदेशी पैसा हमारे पास आ जाए भारत में वापस, तो ये महंगाई का तो नामो निशान ही मिट जाएगा इस देश से। बेरोजगारी भी बहुत हद तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा धन हमारे पास आ जाएगा, भारत के खजाने में आ जाएगा, रिजर्व बैंक पर आ जाएगा। जय भीम कृष्णा जी, आइए, वेलकम है आपका। तो मैंने कहा आज इस बात पे चर्चा करें। और दूसरी चर्चा ये कि भाई एक ने मेरे से पूछा कि जी ये ब्रिज मोहन साहब कह रहे हैं, कौन है वो जिन आरोपी हैं, ब्रिज मोहन जी हैं मेरे ख्याल से, ब्रिज भूषण, वो कह रहे हैं जी प्रधानमंत्री जी अगर कहेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, या नड्डा जी भी कह दें, या होम मिनिस्टर भी कह दें कि हम फिर रिजाइन कर देंगे हम। तो मैंने उनको याद दिलाया कि 1952 में जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए थे इस देश की आधी आबादी के हित में, महिलाओं के हित में बाबा साहब ने जब लोकसभा में बिल पेश किया उनके तलाक लेने के लिए, उनकी माँ बाप की और पति की संपत्ति में अधिकार के लिए बराबर का, उनको विधवाओं को शादी करने का अधिकार, जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल जब महिलाओं के पक्ष में पेश किया तो ये जो मनुवादी जो सामंती जो हिंदू थे ये बौखला उठे बुरी तरह, और इन्होंने घोर विरोध कर दिया उस प्रस्ताव का जो बिल लेके आए थे बाबा साहब, हिंदू कोड बिल, और वो प्रस्ताव गिर गया। बाबा साहब ने सिर्फ इतनी सी बात पर कि इस देश की महिलाओं को अधिकार एकमात्र मिलना था, वो तुम लोगों ने विरोध करके गिरा दिया, तो बाबा साहब ने महिलाओं के समर्थन में पहले कानून मंत्री, देश का पहला कानून मंत्री, उसने रिजाइन कर दिया अपने पद से, कानून मंत्री पद छोड़ दिया, त्याग कर दिया। और एक ये भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, जिसके ऊपर FIR दर्ज हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने से, और एक नहीं 2 FIR दर्ज हुई हैं, और बड़ी खतरनाक वो धारा है, और वो इस्तीफा देने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके क्या क्या बोले जा रहा है, और कह रहा है जी प्रधानमंत्री जी दे देंगे। मतलब जरा भी इनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है।
जरा भी महिलाओं के प्रति इनके दिलो दिमाग में जरा भी कोई सम्मान कुछ नहीं है। वो नौजवान लड़कियां बैठी हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने, एक महिला को कितना मुश्किल होता है इस बात को कहना कि मेरे साथ ये हुआ है, जबकि उसको पता है कि ये सामंतवादी समाज, ये फेडरल मानसिकता का जो समाज है, ये उनको फिर किस नज़र से देखेगा। उनके परिवार के लोग उनको किस दृष्टि से देखेंगे, क्या अपमान होगा उनका, और हो रहा है। उसके बाद हिम्मत करके उसने कहा उन्होंने कि भाई हमारे साथ ये हुआ। तो मैंने उनको बताया, आज 2-4 चीज़ें बताई और मेरे को लगा कि यहाँ चर्चा करनी चाहिए कि आज क्या चल रहा है देश में। एक प्रधानमंत्री बाप अपनी बेटियों को नहीं देख रहा है तो हमें क्या देखेगा भाई। बाबा साहब के हम बच्चे हैं। बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकार में अपना मंत्री पद छोड़ा, तो मैं भी गया था, रोज ही जा रहा हूँ तकरीबन दूसरे तीसरे दिन। आज बहुत 2-4 घंटे लगा के आया, बैठ के आया हूँ, क्योंकि हम भी इनके समर्थन में हैं, क्योंकि इससे संविधान तो आहत हो रहा है ना। एक आदमी जिसके खिलाफ केस दर्ज हो गए विभिन्न धाराओं में, उसको पुलिस गिरफ्तार ना करने की बजाय, गिरफ्तार तो नहीं कर रही, साथ में उन बेटियों को भी कल परसों रात को उन्होंने क्या डंडे बजाए, पिटाई करी। जो धरने पे बैठे हैं अपने अधिकार की, न्याय की मांग को लेकर के, उन्हीं की पिटाई कर दी। लोग वो जो उनके समर्थन में आए, पत्रकार, उनको डिटेन किया, हिरासत में लिया। एक पत्रकार तो रो रही थी, रात को मैं देख रहा था, उसको जंगल में छोड़ दिया, बोला अब तू चली जा अपने आप। एक महिला पत्रकार, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसको जंगल में छोड़ दिया। बताओ, वो दिखा रही है कैमरे से, देखो जी अंधेरा चारों तरफ, पुलिस छोड़ के भाग गई, कह रही है अब जाओ, अपने आप जाओ, जैसे मर्जी जाओ। हद हो गई। क्या हो रहा है इस देश में? जंगल में छोड़ दोगे रात को 2 बजे, क्योंकि वो महिला पत्रकार आई थी इन की तकलीफ सुन के वहां पर इनको कवर करने। ये बार बार भूल जाते हैं कि ये देश की महान जनता, जिसने बड़ी बड़ी सल्तनतों को हिला दिया, अंग्रेज नहीं छोड़े, बड़ी बड़ी सत्ताओं को उखाड़ फेंका। भाई तुम ये सब करके क्या करना चाहते हो? लोगों को जेल में डाल के, पीट के, मार के क्या दिखाना चाहते हो? जितना करोगे उतना ही तुम्हारे खिलाफ जाएगा। तानाशाही कर रहे हो भाई, कोशिश कर रहे हो। बाबा साहब वो महान चक्र भी बना गया उसका, इसमें घुस तो तुम जाते हो लेकिन तुम निकल नहीं सकते बाहर, अंदर ही दम तोड़ोगे। क्योंकि चक्रव्यूह में जो भी घुसता है, बाबा साहब ऐसा खेल कर गए कि वो घुसने का तो रास्ता है उसमें, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है उस संविधान नामक चक्रव्यूह में। और तुम जितना उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, बहुतों ने कोशिश की, और जिसने भी कोशिश की उनका नामो निशान मिट गया यहाँ से। उनकी पार्टियां आज लाले पड़े हैं वोट लेने के, जिन्होंने भी संविधान के साथ छेड़छाड़ की, धोखा किया। वो चक्र भी ऐसा बना गया। दुनिया का नंबर 1 पढ़ा लिखा आदमी, आज भी इतनी सारी डिग्रियां किसी के पास नहीं, दुनिया में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, इस पूरी पृथ्वी पे, भूलोक पे आज भी नहीं है ऐसा इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी। तो ऐसा चक्रव्यूह गढ़ के गया है। तो साथियों, आज ये इस पे मेरे को चर्चा करनी थी कि ये जो भी कहें कि एक साथ चुनाव करवाएंगे, 2 पार्टी सिस्टम, ये सब, बाबा साहब बड़े खेल करके गए इनके साथ, बहुत जबरदस्त। वो कहा कि खूब सारी पार्टी बनाओ भाई। ये 2 पार्टी सिस्टम चिल्ला चिल्ला के मर गए। 2 पार्टी सिस्टम अमेरिका में है ना, 2 पार्टी सिस्टम कई देशों में है। उसमें वो 2 पार्टियां
अगर 2 गधे खड़े कर देना कैंडिडेट, तो जो पूरी महान जनता है, जिसमें वैज्ञानिक हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मेहनतकश हैं, फिल्म स्टार हैं, बहुत बड़ी विशाल जनता है, उन सबके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि इन दोनों गधों में से बेहतर गधा कौन है, उसको वोट डालना, बस। उसके अलावा उनके पास विकल्प नहीं है। और बाबा साहब हमारी डेमोक्रेसी में बड़ा खेल कर गए। उसमें कहा कि भैया जितनी मर्जी पार्टियां बनाओ और 20-25 लोग चुनाव लड़ते हैं, लोगों के पास ऑप्शन है, 15 कैंडिडेट, 20 कैंडिडेट, जनता के पास खूब ऑप्शन है। देखो भाई कौन सा कैंडिडेट तुम्हारे लिए काम करता दिन रात, किसको सूटेबल है। 20-25 कैंडिडेट हैं, किसको वोट डालना डालो, तुम्हें खूब सारे ऑप्शन दिए बाबा साहब ने। और पार्टियों का ऑप्शन तो दिया है, साथ साथ में आजाद उम्मीदवार लड़ने का, डायरेक्ट संविधान से पावर, डायरेक्ट पावर संविधान से। किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी अध्यक्ष के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने वोट और टिकट लेने के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जनता का काम करते हो, जन सेवा करते हो, और आपके पास कार्यक्रम है समाज के लिए, राजनीतिक का समझ है आपके पास, और जनता कहती है भाई ये हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए, तो किसी पार्टी कोई टिकट नहीं दे रही है तो आप सीधे 10 आदमी लेकर के चुनाव आयोग जाएं, अपना पर्चा भरें, जमानत राशि भरें, और भारत के महान संविधान के अंतर्गत आजाद उम्मीदवार, निर्दलीय, बिना किसी दल के, आजाद। और हम उसको बहुत हल्के में लेते हैं। अभी पार्टियों के हमारे SC ST के बैठे तो हैं, इन पार्टियों से ये पार्टियां टिकट दे के उनसे चुनवा लेती हैं, वो आ जाते हैं चुन के, हम बड़े ढोल वोल पीट पाट के बैठ जाते हैं। पता चलता है वो संसद भी नहीं जा रहे हैं, उनको इजाज़त ही नहीं है संसद भी आने की, क्योंकि अध्यक्ष जी ने व्हीप जारी कर रखा है। पार्टी के बड़े नेताओं का ऑर्डर है कि चलो भाई सांसद बन गए, मस्त हो गए, आनंद लो, इधर मत आना, 5 साल संसद में मत आना। जब किसी बिल पर आपने समर्थन में करवाने होंगे वोट तब बुला लेंगे, लेकिन इधर पलटना मत, जाओ आनंद लो। SC ST की 132 में से एक को मैंने भाषण देते हुए, वहाँ निजीकरण जब बिखरा होता है देश, जब हमारा रिजर्वेशन जा रहा, पक्की नौकरी जा रही है, ठेकेदारी आ रही है, वहाँ संसद में गरजते हुए, बोलते हुए नहीं देखा, क्योंकि उन पार्टियों के टिकट से चुन के आए ना, बैठे हैं वहाँ उनके पीछे। और हम आज़ाद भारत का संविधान बाबा साहब खेल कर गया, पार्टियां तो खूब बनाओ कह गया, साथ में भारत के संविधान में आजाद उम्मीदवार लड़ने का, डायरेक्ट जनता को पावर, डायरेक्ट टिकट साइन करके गया, जाओ लड़ो चुनाव और बनो सांसद, विधायक, और करो अपने समाज की डायरेक्ट आवाज उठाओ। कोई अमित शाह, कोई मोदी तुम्हें प्रेशर नहीं दे सकता, कोई व्हीप जारी नहीं कर सकता कि ये मत बोलो वो मत बोलो, कोई केजरीवाल, कोई राहुल गांधी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट संविधान की पावर से तुम सीधे चुन के आ रहे हो, आजाद, निर्दलीय, इंडिपेंडेंट। और हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, मजाक उड़ाते हैं उसकी इंडिपेंडेंट की। मैंने किसी को पूछा भाई आजाद ठीक होता है या गुलाम ठीक होता है, बोले जी आजाद। तो भैया मैं आजाद खड़ा हूं तो फिर मुझे दो ना, जब मैं ठीक हूं, आजाद ठीक होता है तो आजाद को वोट करो। लेकिन और नहीं, वो बौखला गए, नहीं जी पार्टी वाले को देंगे तो दे दो, गुलामों को दे दो, वो तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। अपनी जाति के नाम पे, उसके नाम पे इन पार्टियों से खड़े होते हो तुम, खूब ढोल ढाल पीट पाट के जिता देते हो, और जब जीतते हो तो खूब ढोल पीटते हो, मालाएं पहनाते हो, मगर फिर उसके बाद सन्नाटा, ऐसा घोर अंधकार सन्नाटा कि 5 साल तक वो उसकी जवान खुलनी तो दूर, वो दिखाई भी नहीं देता हमें। तो इसलिए बाबा साहब खेल कर गया इनके साथ, मनुवादियों के साथ बहुत तगड़ा खेल। ये इधर हाथ रखते हैं तो उधर कुछ निकल आता है, उधर रखते हैं तो उधर कुछ निकल आता है, ऐसा तगड़ा चक्रव्यूह संविधान का बना के गया कि इनको समझ ही नहीं आ रही है, पार नहीं पार पा रहे हैं।
उनको पता था, मेरे लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, उनको पढ़ने में टाइम लगेगा, जब तक समझेंगे तब तक मैं इनका ड्रामा बना के चला गया। ये मनुवादी यहाँ से भाग रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं संविधान के पीछे, मगर संविधान की को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो साथियों, मैं ये सब आज ये पॉलिटिकल थोड़ी सी चर्चा इसलिए ज़रूरी थी कि हमें समझना होगा कि भाई ये किस किस तरीके से तिकड़म लगा करके हमारे अधिकारों को ख़त्म कर रहे हैं। कभी 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं कि 2 ही पार्टी रहेंगी, उनके अध्यक्ष भी और सब नेता भी तुम रहोगे, अपनी मर्जी से टिकट दोगे, बस हमारी तो गई भैंस पानी में। अब जैसे बहुजन समाज पार्टी है, या समाजवादी पार्टी ओबीसी समाज की है, या वो आरजेडी है, या नीतीश जी की पार्टी है, जनता दल है, या और देवेगौड़ा साहब की पार्टी है, ये तमाम वो लोग हैं। या वहाँ पर साउथ में चले जाओ, डीएमके है, धर्मवीर मुर्त कड़गम, और इस तरह से और बहुत सारी पार्टियां, छोटे छोटे दल हैं। तो वो सब हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के कमज़ोर वर्गों के डायरेक्ट प्रेसिडेंट है। यही तो तकलीफ हो रही है इनको कि डायरेक्ट मायावती क्यों प्रेसिडेंट है भाई। ये पार्टियां ख़त्म करो, सब 2 पार्टी रखो बस, कांग्रेस बीजेपी रखो बस, और दोनों के अध्यक्ष भी मनुवादी, वही ब्राह्मण, वही ठाकुर, वो बनिए, वही रहेंगे। ब्राह्मण अध्यक्ष बनेगा, क्षत्रिय महामंत्री बनेगा, और बढ़िया जो माल रखता है वो कैशियर बन जाएगा, और बाकी सब उनके पीछे, उनके दरी बिछाने के लिए उनके पीछे पीछे लगे रहो बस, और बाकी की जगह जरूरत ही नहीं है। और जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा, उनके पैर पकड़ेगा, उसको टिकट दे देंगे, उसको कह देंगे चल भाई कोटा पूरा करने के लिए आ जा, जो भी हो रहा है। भाई बाबा साहब इतने विद्वान थे, वही तो 2 पार्टी सिस्टम कर सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया। अब हमारे लोग खुद अनपढ़ जाहिल, उनको एबीसीडी पता नहीं, संविधान देखा नहीं, वो कह रहे नहीं 2 पार्टी 2 पार्टी। भाई तुझे पता है क्या, मूर्ख गुलाम बन जाएगा। वो कहते हैं हाँ जी एक बार चुनाव होना चाहिए, वो एक साथ चुनाव होना चाहिए। और एक और इन्होंने चला रखा, भाई पढ़े लिखे ही वोट डालेंगे। अभी तो और खतरा आ गया। बाबा साहब ने कहा ना सब देंगे, अनपढ़ हो, जो मर्जी हो, औरत हो, आदमी हो, सब देंगे चुनाव, वोट डालेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, वोट ही डालेंगे। अब ये कह रहे हैं कि वो पढ़ा लिखा ही आदमी चुनाव लड़ सकता है और पढ़ा लिखा ही आदमी वोट डालेगा। अब मान लो ये 10वीं पास या 12वीं पास भी लगाते हैं, 12वीं पास भी वोट डालने का पढ़ाई लिखाई लगाते हैं कि शर्त रखते हैं, तो जो 11वीं तक पढ़े वो तो उनकी तो किल्ली उड़ गई, वो तो आउट हो गए पिक्चर से। वो तो चुनाव वोट डालने की से अधिकार से खत्म, तो फिर उनकी जरूरत ही नहीं सरकार किसी पार्टी को, क्योंकि पार्टियां तो उसी के पीछे भागती है ना जिसके पास वोट होता है। और ये बात पता थी बाबा साहब को। वो जो हमारे यहाँ खाना खाते हैं मजबूरी में, ड्रामे करने को चुनावों में, पैर धोते हैं या झाड़ू लेके झाड़ू मारते हैं, नकली झाड़ू, तो इसीलिए तो करते हैं कि इनको अट्रैक्ट करें, इनका वोट लें, इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो जब आपका वोट का अधिकार ही खत्म हो जाएगा तो फिर आप कौन पूछेगा आपको, आप तो खत्म, आप तो एक तरह से नागरिकता ही नहीं, नागरिक ही नहीं रहे, बस आप गुलाम हो गए, इनकी सेवा करो बस, काम खत्म आपका। आपकी इस देश की डेमोक्रेसी में, इस देश के शासन सत्ता में आपका कोई दखल नहीं। आज सरकार बनती है कोई भी, तो उसमें हमारा वोट होता है, हम भागीदार होते हैं उसमें। वो कह रहे हैं जी बीए पास, बस बीए पास या उससे ऊपर का वही लड़ेगा, पढ़ा लिखा ही आदमी लड़ेगा। जैसे लाला केजरीवाल ने अभी हल्ला मचाया था जी, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हो। भाई तू बाबा साहब से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है क्या? बाबा साहब से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा। बाबा साहब अगर पढ़ाई लिखाई रखनी होती तो बाबा साहब करके नहीं जाते। बाबा साहब लिख जाते भाई इतना पढ़ा लिखा होगा प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री। नहीं, बाबा साहब को पता था ये मक्कार लोग मेरे लोगों को पढ़ने नहीं देंगे, अभी बहुत और 100 साल नहीं पढ़ने देंगे। तो क्या हमारे लोग ना बने? भैया इससे तो एग्जाम रख देते ना, बाबा साहब कर देते भाई पढ़े लिखे लोगों का जो है इतनी पास बीए पास रख देता हूँ प्रधानमंत्री बनने का, और बीए पास को बुलाओ भैया, जो एग्ज़ाम होगा जो फर्स्ट आएगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। फिर ये वोट डालने की, ये सब करने की जरूरत क्या थी? फिर पेपर करवा लो भैया। अभी आज ही एक आदमी से बात कर रहा था और ये अनुभव भी है
कह रहा सर हमारे जो कुछ पढ़े लिखे लोग पढ़ जाते हैं या थोड़े आगे बढ़ जाते हैं वो समाज को छोड़ के भाग जाते हैं। अब वो रिटायरमेंट होने के बाद आएगा हमारा आदमी पढ़ा लिखा हमारे समाज के बीच में है, और ये उसको टिकट दे देंगे, उसको कहेंगे भाई ये प्रधानमंत्री बनाओ, हमें तो मंजूर नहीं है भाई। वो आदमी जो जिंदगी भर हमसे दूर रहा, अपने पैसे कमाए, अपने बच्चे पाले, हमसे दूर रहा, छुपके रहा, अब रिटायर होकर के वो कहेगा जी मैं तो वाल्मीकि हूं, मैं तो SC ST हूं, हम जब पिट रहे थे, मर रहे थे, हमारी नौकरियां नहीं थी, बेरोजगारी में थे, हमारे रिजर्वेशन की लड़ाई थी, हमारे ठेकेदारी के खिलाफ लड़ाई थी, हमारी पुलिस के जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी, दमन के खिलाफ लड़ाई थी, रोजमर्रा के संघर्ष थे। तब तो तुम आनंद ले रहे थे नौकरियों में बैठे, एयर कंडीशन उसमें छुपे बैठे थे, सिंह साहब और ठाकुर साहब और फलाने साहब बने थे। और जब तुम रिटायरमेंट होकर के आ जाओगे तो पार्टियां कहेंगे ये भैया वाल्मीकि समाज का पढ़ा लिखा है, इसको दे दो टिकट, इसको बनाओ प्रधानमंत्री। तो भाई हमें तो मंजूर नहीं है, हम तो उसको बनाएंगे चाहे अनपढ़ होगा, हमारी दिन रात संघर्ष करता होगा हमारे बीच में, जिसने हमें रास्ता दिया होगा, हमारे सुख दुख में खड़ा होगा, चाहे बिल्कुल ठेठ अंगूठा छाप होगा, मैं तो उसी को नेता मानूंगा भाई। मानूंगा नहीं मानूंगा, आप मानोगे ना, जो आपके साथ खड़ा रहेगा दिन रात, आपके सुख में दुख में खड़ा होगा, आपकी आवाज उठाएगा, उसी के साथ रहोगे ना। जिसको देखा नहीं पढ़े लिखे के नाम पर उसको ला करके थोप दो हमारे सर पे। तो बाबा साहब को ही सब पता था, ये सब मक्कारियां, सब चालबाजियां तो कर गए भैया। जो समाज सेवा करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, और जनता जिसको चुनेगी चाहेगी उसको चुनाव लड़ाएगी, वोट डालेगी, उसको बनाएगी अपना नेता। नेता हमारी मर्जी का, तुम्हारी मर्जी का नहीं। पढ़ाई लिखाई के नाम पर तुम हमारे सर पे गुलाम थोप दोगे, विभीषण थोप दोगे, हम बर्दाश्त थोड़ी कर लेंगे भाई इस बात को। नेता तो मेरी मर्जी का होगा भाई, जिसको मैं चाहूंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मेरे साथ रहेगा, वो होगा नेता हमारा। और पढ़ाया तुमने नहीं भाई, तुमने नहीं पढ़ाया। आज हमारे 90% लोग हैं 10वीं 8वीं 7वीं, वो तो सब आउट हो जाएंगे वोट के अधिकार से भी, चुनाव लड़ने के अधिकार से भी। तो आज ये 2-3 चीजें थी मेरे को आज चर्चा करनी थी। आज जागते रहो में बहुत जरूरी है, जागते रहो, बड़ा खतरा सामने खड़ा है, और ये खतरा हमारे सीधे संवैधानिक अधिकारों पर है भाई, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर है। तो इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है भाई। मैं तो अपनी भड़ास निकाल ले लूँ आपको बता के, आप वीडियो शेयर करो मत करो, लाइक करो मत करो, चैनल को, हमारा जो चैनल है जिसके थ्रू हम आप तक पहुंचते हैं, उसको सब्सक्राइब करो मत करो, हमारी बात सुनो मत सुनो, कमेंट लिखो या मत लिखो। भाई हमने तो ठान लिया है, जब तक आखिरी सांस है तुम्हें कोशिश करेंगे, तुम्हें सारे खतरे तो बता दें, तुम्हारे अधिकार बता दें, बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई। उस महामूर्ख कालिदास की तरह उसी डाली पे बैठ करके उसको काटोगे जिससे तुम धड़ाम गिरोगे, या फिर तुम समझदारी के साथ अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाओगे, ये आपको तय करना है। जागते रहो। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।